नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कल की वीडियो आपके पास नहीं पहुंच पाई थी, कारण था यहाँ का नेटवर्क, है ना। तो इस वजह से आज मैं ये वीडियो जो है अपलोड पहले से ही कर दे रहा हूँ, तो आप लोग इसको प्रीमियर रूप में देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग लगा रहे हैं टीजीटी का 2009 सिविक्स का पेपर जो है लगा रहे थे। उसमें से पार्ट ए आप लोग देख चुके हैं, आज पार्ट बी देखेंगे, ठीक है। उसमें लगभग 33 प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया था। आज 33 प्रश्न के आगे के प्रश्नों को भली भांति हम लोग करेंगे। और सभी लोग फटाफट जुड़ने का प्रयास कीजिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो शुरू करेंगे आज की वीडियो को, देखा जाएगा। और हाँ, जो लोग वीडियो अभी नहीं देख पा रहे हैं वो लोग बाद में इस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। इससे संबंधित अन्य वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएंगी। देखा जाएगा आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आज का कि राज्यसभा विघटित हो जाती है 4 वर्ष बाद, कभी नहीं, 5 वर्ष बाद या 6 वर्ष बाद। 34वां क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है आपका, संसद से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। जिसमें से राज्यसभा और लोकसभा को आप पढ़ते रहते हैं। फटाफट बताइएगा कि राज्यसभा विघटित हो जाती है कितने वर्षों बाद या कभी नहीं। चलिए, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है कि कभी नहीं, राज्यसभा विघटित नहीं होती है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट है। इसके बारे में आप लोग फटाफट जो है, जो इसके फैक्ट्स हैं आप लोग लिखते रहिए। तो आर्टिकल नंबर 83 के अनुसार क्या होता है कि राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है, विघटन नहीं होता है, ठीक है ना। बल्कि क्या होता है, इसके जो सदस्य होते हैं उनका रिटायरमेंट होती है, ठीक है ना। उनके सदस्यों का रिटायरमेंट ही होती है, जो कि क्या कहते हैं कि 1/3 सदस्य, ठीक है ना। 1/3 सदस्य जो है आपका हर 2 वर्ष में, हर 2 वर्ष में जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, या कहेंगे रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है ना, रिटायर्ड हो जाते हैं। और जो इसके सदस्य होते हैं, इन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल अगर बात करें तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, ठीक है। और इसमें से 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये थोड़ा सा फैक्ट था, बाकी फैक्ट आप सभी को पता है, आप लोग भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। देखा जाएगा दूसरा क्वेश्चन। 35वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये प्रतिमाह, 1,25,000 रुपये प्रतिमाह, 1,50,000 रुपये प्रतिमाह। अगर इसमें से ऑप्शन नहीं है तो आप वर्तमान जो है, वर्तमान उत्तर दीजिएगा, ठीक है। तो फटाफट सभी लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो बिल्कुल सही आप लोग आंसर दे रहे हैं, 1,50,000 रुपये प्रति माह जो है इनकी वेतन होती है। अगर वर्तमान में कुछ और भी फेरबदल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। 36वां प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ये सब क्वेश्चन देखिएगा प्रेसिडेंट से उठते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य, और लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। बताइएगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। दोस्तों, मेरी आवाज़ कुछ कम हो सकती है, कारण ये है कि माइक आज नहीं है मेरे पास, ठीक है। इस वजह से शायद आवाज़ कम जारी होगी, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बड़ी मुश्किल में वीडियो ही बन पा रहा है, वीडियो पहुंच जाए आप तक, यही ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए फटाफट उत्तर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा, सभी का आंसर आ रहा होगा। चलिए, तो जो आर्टिकल नंबर 54 है, ठीक है, 54वां अनुच्छेद जो है, उसके अनुसार क्या है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अगला देखेंगे, 37वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्न में से किस देश की देन है। राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं वह किस देश से
ली गई हैं कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जर्मनी के वीवर संविधान से या अमेरिका के संविधान से। आंसर देने का प्रयास कीजिएगा सभी लोग, ठीक है। आपातकाल शक्तियाँ जो है इम्पॉर्टेंट है, ये सब पढ़ना है आपको, इससे संबंधित प्रश्न भी हम लोग लगा चुके हैं। चलिए, सभी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा होगा। यहाँ पर जर्मनी का जो वीवर संविधान है उसके द्वारा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को लिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, 38वां प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च माना जाता है। अब ये क्वेश्चन फिलोसफिकल बेस्ड है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट में लगा कर आप रखेंगे। बताएंगे भारत सर्वोच्च माना गया है न्यायपालिका को, संसद को, संविधान को या राष्ट्रपति को, ठीक है। राष्ट्राध्यक्ष हमारा राष्ट्रपति होता है, जो कि वंशानुगत नहीं बल्कि चुना जाता है ना, इसीलिए यहाँ पर लोकतंत्र है, ठीक है ना। चलिए बताइए, संसद जिसके द्वारा पूरी सरकार टिकी होती है, संविधान जिसके द्वारा सरकार निर्देशित होती है, ठीक है, न्यायपालिका जिसके आधार पर संविधान की रक्षा होती है। ये सारी बातें हैं, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए फटाफट आंसर देंगे। चलिए बहुत ही अच्छा, तो दोस्तों बिल्कुल सही है, यहाँ पर संविधान को सर्वोच्च माना जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। संविधान की देन की ही वजह से क्या है, हमारे पास न्यायपालिका, हमारे पास संसद और राष्ट्रपति को हम लोग चुनते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर संविधान सर्वोपरि या सर्वोच्च हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल राइट है। आशा करते हैं कि सभी का उत्तर सही आ रहा होगा। 39वां प्रश्न देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, किस पर, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है, सर्वोच्च न्यायालय को, लोकसभा अध्यक्ष को, संसद के दोनों सदनों को या प्रधानमंत्री को। ये भी अच्छा प्रश्न है। देखिए, प्रेसिडेंट से संबंधित आज क्वेश्चन बहुत हैं इसमें, ठीक है ना। प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट क्या हो गया, एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है ये, ठीक है ना, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और विश्वास मानिए, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न कभी कभी पूछे जाने की संभावना होती है। जब पूछा जाता है तो इकट्ठा ही 2, 3, 4 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, है ना। इसलिए इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते आप, तो इस प्रकार से ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। बताइएगा फटाफट 39 का आंसर, जो कि आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो उस पर महाभियोग, संसद के दोनों सदनों को अधिकार होता है कि वो किसी आधार पर जो है महाभियोग ला सकते हैं, किसी भी सदन में ये उठाया जा सकता है। और इसका आर्टिकल नंबर है 61, ठीक है। किसी भी सदन में जो है आरोप करके जो है उनके खिलाफ जो है महाभियोग लाने की प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है, ठीक है। वो बात की बात है कि कैसे ये आता है, कैसे नहीं आता है, ये सारी चीज़ें भी आपको कभी ना कभी एक मैकेनिज़्म में बताया जाए, ठीक है। बाकी आर्टिकल नंबर 61 है ये। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा सभी का। अगला देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति राज्य के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति राज्य के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, 2, 10, 12 या 6। फटाफट उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो है 12 सदस्यों को, ठीक है ना, बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति राज्यसभा में, कहाँ पर, राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, जो कि साहित्य, ठीक है, आप सभी को पता है ये, फिर भी साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा से वो जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, जिसके इन सब के वो विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें जो है उन सदस्यों को जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, कहाँ पर, राज्यसभा में। अगला देखेंगे, 41वां प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्षता कौन करता है। ये बहुत ही अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है और कई बार पूछता है, कई बार कंफ्यूज होकर आप गलत बना के चले आते हैं इसको। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। कह रहा है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। फटाफट आंसर देंगे, ठीक है। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान आपका जो है आर्टिकल नंबर 108 के तहत है, ठीक है। और इसको बुलाने की प्रक्रिया जो होती है, इसको अगर कहें कि बैठक को बुलाने, किसी बात को लेकर अगर बैठक को बुलाने की बात होती है तो वो करते हैं आपके प्रेसिडेंट, ठीक है ना।
प्रेसिडेंट के द्वारा बैठक को आहूत की जाती है, संयुक्त बैठक को आहूत की जाती है। लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है, आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर महोदय इसकी जो है अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अध्यक्षता स्पीकर महोदय, और इसको आहूत करना या बुलाने की प्रक्रिया में कौन शामिल होता है? प्रेसिडेंट। याद रखिएगा, बुलाने के लिए प्रेसिडेंट और अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, अच्छा है, क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे कौन? चरण सिंह, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई या सरदार पटेल? फटाफट आंसर दीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आप लोग लगा भी चुके हैं कई बारी, तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वो आपके पहले उप प्रधानमंत्री थे। यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन है, बताएंगे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 33,000, 50,000, 75,000 या 1,00,000 रुपये प्रति माह? फटाफट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सही है। चलिए, तो यहाँ पर जो है 1,00,000 रुपये इनका वेतन होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगर प्रेजेंट टाइम में कुछ इसमें वो मतलब और कुछ है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि मैंने भी ध्यान इस पर नहीं दिया है, तो देख लीजिएगा एक बार इसको। ऑप्शन डी वैसे यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, 44वां प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य प्राथमिकता क्या थी? मुख्य प्राथमिकता पूछ रहा है, यानी कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या था द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं का? कृषि एवं सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार, रोजगार वृद्धि, क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना, तीव्र गति से औद्योगिकरण करना? फटाफट उत्तर दीजिएगा। बिल्कुल सही आप लोग का आंसर है। तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वहाँ पर तीव्र गति से औद्योगिकरण को करना जो है आपका मुख्य उद्देश्य था। इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 45वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारी को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है? कह रहा है महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष का या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का? फटाफट उत्तर दीजिएगा सभी। चलिए, बिल्कुल सही है। यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए जो है महाभियोग लाना आवश्यक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भी उसी प्रक्रिया से, जिस प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, यानी कि महाभियोग संबंधित कदाचार या साबित कदाचार। ठीक है, इसी प्रकार से राष्ट्रपति को हटाया जाता है। लेकिन उपराष्ट्रपति, इनके लिए यह महाभियोग आवश्यक नहीं होता है। और उपराष्ट्रपति का जो पद की पदावधि है, ठीक है, वो उल्लेख किया गया है आर्टिकल नंबर 67 में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 67 में किया गया है, आप लोग इसको देख लेंगे। अगला देखिएगा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ठीक है, ये भी अच्छा प्रश्न है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय या इसको अंतिम रूप से कौन बताता है कि यह विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, वित्त मंत्री? ये क्वेश्चन कई बार पूछा है और रिपीट होता है। ठीक है, कई बार फेवरेट क्वेश्चन है। आपका जब पीसीएस की परीक्षा होती थी तब जो है आपका प्री में ये बहुत बार पूछा जाता था। फिलहाल आप लोग बताएंगे। तो आर्टिकल 110 में जो है धन विधेयक के बारे में चर्चा की गई है, धन विधेयक के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, जिसमें से लोकसभा का अध्यक्ष जो होते हैं वो जो है डिसाइड करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, 47वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बताइएगा। मायावती, विजयलक्ष्मी पंडित, सुचिता कृपलानी या सरोजिनी नायडू? उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा सभी लोग। चलिए, बिल्कुल सही आप सभी का आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर सुचिता कृपलानी जो थी वो आपके उत्तर प्रदेश यानी यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो प्रथम मुख्यमंत्री थे आपके पंडित गोविंद वल्लभ पंत महोदय। ठीक है, पंडित गोविंद
वल्लभ पंत। ठीक, नोट डाउन करिएगा। पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी और प्रथम अगर मुख्यमंत्री पूछे तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, चलिए अगला देखा जाएगा। नागालैंड की राजधानी का नाम है, चलिए बताइएगा नागालैंड की राजधानी का नाम क्या है। फटाफट उत्तर देंगे सभी लोग। ठीक है, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिएगा फटाफट। बिल्कुल सही है। तो नागालैंड की राजधानी का नाम है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, ओ सॉरी पोर्ट ब्लेयर नहीं, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर नहीं, कोहिमा है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। बल्कि पोर्ट ब्लेयर है किसका, अंडमान निकोबार का। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। निर्वाचन आयोग का कार्य बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ये निर्वाचन आयोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, या उम्मीदवारों का चयन करना, या उपचुनाव करवाना। ठीक है, निर्वाचन आयोग का क्या कार्य नहीं है, चलिए बताइए। तो बिल्कुल आप लोग और इसके फैक्ट भी बताते रहिएगा। तो फैक्ट में अगर जानने की कोशिश करें तो भाग 15 के अंतर्गत जो है आपका निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और जो है इसमें से क्या नहीं कार्य करता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है बिल्कुल आप लोग सही लगा रहे हैं। ऑप्शन सी जो है वो उम्मीदवारों का चयन करना, ये कार्य जो है राजनीतिक दल करते हैं। ठीक है ना, कौन करता है, राजनीतिक दल करते हैं। ठीक है, राजनीतिक दल के ऊपर होता है कि वो अपने उम्मीदवारों का चयन करें, किसको खड़ा करना है किस सीट से, ये सारी बातें ये जो है राजनीतिक दल क्लियर करता है, न कि निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का कार्य है कि निर्वाचन जो क्षेत्र है उसका परिसीमन करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना और उपचुनाव करवाना, ये सारे का निर्वाचन आयोग का होता है। लेकिन उम्मीदवारों का चयन राजनीतिक दल की पार्टी के द्वारा किया जाता है। अगला देखा जाएगा, राजनीतिक दल निम्न में से किसके लिए ज़रूरी है। क्या राजनीतिक दल निम्न में से किसके लिए ज़रूरी है, सैनिक शासन के लिए, तानाशाही के लिए, लोकतंत्र के लिए, या इनमें से किसी के लिए नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन के रहेगा। ठीक है, चलिए बताइए फटाक से 50वें प्रश्न का उत्तर। चलिए बहुत ही अच्छा। तो राजनीतिक दल जरूरी है आपका लोकतंत्र के लिए। ठीक है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, अगला देखेंगे 51वां प्रश्न है आपके सामने। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण कह रहा है, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण किसका पर्याय है, शहरी प्रशासन का, पंचायती राज का, साम्यवादी व्यवस्था का, या उदारीकरण का। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, फटाफट उत्तर देंगे। ठीक है, विकेंद्रीकरण कहाँ पर विकेंद्रीकरण होता है, ये सभी आपको पता है, फटाफट आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोगों का कि पंचायती राज का जो है पर्याय है। पंचायती राज क्या है कि विकेंद्रीकरण पर आधारित होती है पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, पंचायती राज का जो इसका मतलब जो व्यवस्था की गई थी वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर जो है त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की गई है। ठीक है, और ये कब लागू हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 को। बाकी फैक्ट आप लोग लिखते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, सरकारिया आयोग के बारे में पूछ रहा है। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है, केंद्र राज्य संबंधों से, न्यायिक सुधारों से, चुनाव सुधारों से, या योजना आयोग की शक्तियों से। फटाफट आंसर दीजिएगा। 52वां प्रश्न है, उत्तर देने का प्रयास करेंगे कि सरकारिया आयोग किससे संबंधित है। चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा। चलिए बहुत ही अच्छा, सही आंसर आ रहा सभी का। केंद्र राज्य संबंधों से जो है सरकारिया आयोग का जो है रिपोर्ट पेश की गई थी। इसके लिए जो है 1983 में एक समिति गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति RS सरकारिया। ठीक है ना, सरकारिया। ठीक, और 1987 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। 1987 में अपनी रिपोर्ट इन्होंने केंद्र को सौंपी थी, और ये केंद्र राज्य
जो संबंध है उससे संबंधित था। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी का उत्तर बिल्कुल ठीक आ रहा होगा। ये भी अच्छा प्रश्न है। मैंने कहा है कि जितने आयोग हैं, ठीक है ना, जितने आयोग हैं, जितने रिपोर्ट हैं, ये सब आप लोगों को पढ़ लेना है, नोट बना लेना है। अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को अपना भी संविधान है। अब वर्तमान में अपना भी संविधान है नहीं, यहाँ पर था कर लेंगे तो शायद ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। मेघालय, गोवा, जम्मू कश्मीर, असम। ठीक है, अब तो जो है इसको हटा दिया गया है हालांकि। ठीक है, तो जो आर्टिकल नंबर 370 था, आर्टिकल नंबर 370 था, उसके आधार पर जो है जम्मू कश्मीर का एक अपना संविधान था, लेकिन 370 को अब क्या है, हटा दिया गया है। इसलिए अगर था पूछे तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर लगा देंगे, अन्यथा ये प्रश्न ऐसे नहीं पूछा जाएगा। समझ रहे हैं? बल्कि इसको कब हटाया गया, कैसे हटाया गया, ये सब सारी चीज़ें पूछ सकता है। इसको हटाकर क्या किया गया, केंद्र में बनाया गया या राज्य घोषित किया गया, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। बाकी ये प्रश्न इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। अगला देखेंगे। 54वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 26 जून 1945, 24 अप्रैल 1945, 24 अक्टूबर 1945 या 24 नवंबर 1945। जल्दी से आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई थी। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इससे संबंधित और भी जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके जो फैक्ट हैं वो लिखिएगा। ठीक है, इसके कुल जैसे 6 अभिन्न अंग हैं। ठीक है, और भी सारी चीज़ें आप लोग इसको लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला देखा जाएगा, प्रशासनिक कानून निम्नलिखित में से किनके मध्य संबंध निश्चित करता है? प्रशासनिक कानून, ये अच्छा प्रश्न है। किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? राज्य को अपने कर्मचारियों के साथ संबंध, समाज का अपने सदस्यों के साथ संबंध, राष्ट्र का अपने नेता के साथ संबंध या व्यक्ति का अपने समूह के साथ संबंध। प्रशासनिक कानून किसके मध्य संबंध स्थापित करता है या निश्चित करता है? ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए बताएंगे, सभी लोग फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। 55वां प्रश्न अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अब प्रशासनिक कानून किन पर लागू होगा, किन के मध्य संबंधों को स्थापित करेगा, है ना? तो बिल्कुल सही आप लोग उत्तर बता रहे हैं कि राज्य क्या है, स्टेट अपने कर्मचारियों, ठीक है ना, जैसे यूपीएससी यूपीपीएससी की आप परीक्षा पास करते हैं तब आप जब उसके कर्मचारी बन जाते हैं, तब स्टेट इन्हीं कर्मचारियों के माध्यम से, जो यूपीएससी यूपीपीएससी पास किए होते हैं, उन्हीं के माध्यम से पूरे ज़िले या राज्य में प्रशासन की व्यवस्था को, है ना, प्रशासन की व्यवस्था क्या करता है, सुचारू रूप से चलाता है। इन्हीं के माध्यम से जो है इसको अग्रसित करने का प्रयास करता है। तो प्रशासनिक कानून किसके बीच संबंध हो जाएगा? राज्य अपने कर्मचारियों के साथ संबंध में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? ये पब ऐड का क्वेश्चन है, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। आप लोग देखिएगा इसको एक बार। अगला देखेंगे, 56वां प्रश्न है, माइन कॉम्फ पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? मुसोलिनी, हिटलर, कार्ल मार्क्स या मॉन्टेस्क्यू। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि यहाँ पर नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। किसी तरह से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके आपके लिए डाल पा रहा हूँ, और आज माइक भी नहीं है मेरे पास, तो थोड़ा सा दिक्कत है। तो हो सकता है कभी कभी वीडियो नहीं मिलेगी कभी कभी, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए जल्द ही मैं नेटवर्क में आकर के आपकी लाइव क्लास लूँगा। अभी लाइव क्लास की थोड़ी सी प्रॉब्लम चलेगी कुछ दिन। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर वर्क हो रहा है। बाकी जो है मैं आपको एक अच्छा जो है बाद में शुरू करने वाला हूँ जल्द ही। नेट के पेपर, जो यूजीसी नेट के पेपर हैं, वो भी आप लोग के लिए शुरू करेंगे। ठीक है, तो वो आपका आजकल टीजीटी पीजीटी में बहुत ही क्वेश्चन वहाँ से उठाता है। ठीक है, तो माइन कॉम्फ बिल्कुल जो है ये हिटलर से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी का उत्तर ठीक है, हिटलर के द्वारा। ठीक है, जर्मनी के जो शासक थे हिटलर, उनके द्वारा जो है माइन कॉम्फ की रचना की गई थी। अगला देखें, 57वां प्रश्न होगा, केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण क्या रहा है? राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री का पद, राज्यपाल का पद या मुख्यमंत्री का पद? बताइए। चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा, ये भी अच्छा प्रश्न है। ठीक है,
चलिए बिल्कुल ठीक है। तो केंद्र राज्य जो संबंध होता है उसमें जो केंद्र राज्य संबंधों का जो शक्ति को बंटवारा है उसमें एक विवाद का कारण है सबसे बड़ा कि राज्यपाल का पद। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब राज्यपाल के पद को जो है नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल नंबर 155 के तहत ये जो है प्रावधान है। ठीक है ना। और ये चीज़ें थोड़ा पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, बाकी इसको एक डिटेल से बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये विवाद का कारण क्या होता है, कैसा विवाद है ये जानते हैं। अब ये सब जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप क्वेश्चन, ये आप जो भी पीसीएस या यूपीएससी जो मेंस देता होगा, मेंस, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब प्रश्न। देखिए वहाँ से उठा करके रखा है, अच्छा प्रश्न है, इसको भी कभी जो है आपको डिस्क्राइब करके बताएंगे। ठीक है, फिलहाल आंसर जानिए कि ये राज्यपाल के पद जो है ये भी विवाद का एक कारण रहा है। अगला देखिएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फेमस जो है कोटेशन था, यह किसने कहा? गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चंद्र पॉल या दादा भाई नेहरू जी। 58 का आंसर देने का सभी लोग फटाफट प्रयास कीजिएगा। ठीक है। चलिए, तो इनके द्वारा बहुत ही अच्छा सा आंसर बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। एस.सी. बोस जो थे, इनके द्वारा आज़ाद हिंद फौज की जो है, आज़ाद हिंद फौज इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। ये भी पूछता है क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के रचयिता कौन है, या मतलब इसको बनाया कौन है, इसको ठीक है, इसको बनाने वाले कौन है, तो ये भी जो है क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस महोदय जो है 2 जुलाई, ठीक है, 2 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज को संबोधित कर रहे थे। अपनी एक जो सेना इन्होंने बनाई थी उसको संबोधित करते हुए क्या कहते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि हम इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं। यह कथन किससे संबंधित है? कह रहा है कि हम इसको प्रमाणित करते हैं कि सभी मनुष्य क्या है, समान पैदा हुए हैं। फ्रांसीसी क्रांति से यह संबंधित है, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र से, या इंग्लैंड की क्रांति से, या रूस की क्रांति से। फटाफट उत्तर दीजिएगा। 59 क्वेश्चन। चलिए बहुत ही अच्छा, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो फ्रांसीसी क्रांति थी उससे संबंधित है। ठीक है ना। सभी मनुष्य क्या है, समान पैदा हुए हैं, समानता की बात करता है फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और भी फैक्ट आप लोग लिखिएगा फटाफट इसके अंदर नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक, थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं ताकि जल्दी हो जाए। यहाँ पर लाइट वाइट की कोई बहुत विशेष व्यवस्था नहीं है मेरे पास, इसलिए थोड़ा सा हम लोग फास्ट कर रहे हैं। अगला देखिएगा, भारत की खोज पुस्तक के लेखक हैं, कई बार पूछता है, कई बार पूछता है। ठीक है, इसको लगाइएगा। भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? वास्को द गामा, पॉल एप्पलबी, जवाहरलाल नेहरू या लॉर्ड कर्जन। भारत की खोज, फटाफट उत्तर दीजिएगा। चलिए बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू महोदय जो है भारत की खोज पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये पुस्तक तब लिखते हैं जब वो अहमदनगर जेल में बंद होते हैं। ठीक है, तो इस पुस्तक की रचना करते हैं। ठीक है ना। चलिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, 61वां प्रश्न है, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, देखिए अगर कोई वॉइस सुनाई दे रही है आप लोगों को गाने वाने का तो उसको इग्नोर करिएगा। और भैया स्ट्राइक मत भेजना कोई भी यार प्लीज़, क्योंकि मैं नहीं बजा रहा हूँ। ठीक है, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ, रिकार्डो, कार्ल मार्क्स, जे.एस. मिल। ठीक है, क्या होता है गाना वाना बजता है ना तो वीडियो पर स्ट्राइक आ जाती है, तो स्ट्राइक मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, कहेंगे तो मैं वीडियो को पॉज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फटाफट बताएंगे सभी लोग, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के पुस्तक के लेखक कौन हैं? चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, यहाँ पर कार्ल मार्क्स महोदय हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आप लोगों के लिए एक वर्क है, वर्क क्या है, मार्क्स की जितनी भी पुस्तकें हैं उसको जो है, पुस्तकें इसको जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है,
वीडियो जब बाद में हो जाएगी तो आप उस पुस्तकें, इनकी सारी पुस्तकों को लिखिएगा। जैसे दास कैपिटल है, ठीक है, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट है, और इनके है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, ठीक है, ये सारी, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी है, एक फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी है, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी और फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, दो बुकें हैं, दो बुक्स हैं, वो बहुत ही थोड़ा सा कंफ्यूज करती हैं। एक है पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ठीक है, ये किसकी है, ये तो इनकी है। दूसरी है फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, वो किसकी है आप लोग बताइएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कार्ल मार्क्स की पुस्तकों से ज़रूर प्रश्न पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको हमेशा मिलते रहेगा। अगला देखेंगे, 62वां प्रश्न होगा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र कौन निकालता था। बहिष्कृत भारत, अब ये देखिए स्वतंत्रता आंदोलन से, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित एक प्रश्न दिया है। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, B.R. अम्बेडकर या मानवेंद्र नाथ राय। बहिष्कृत भारत के नाम से एक पत्र, विचार पत्र कौन निकालता था, एक पत्रिका कौन संचालित करता था, चलिए बताएंगे। 62वें का उत्तर दीजिएगा सभी लोग, बहुत ही अच्छा, सभी का आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो थे वो, उन्होंने जो है एक विचार पत्र निकाला हुआ था जिसका नाम था बहिष्कृत भारत, ठीक है ना, B.R. अम्बेडकर के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी फिलहाल के लिए ये राइट है। अगला देखेंगे, और आज का आखिरी क्वेश्चन भी होगा, आप लोग इसको बताइएगा, इसके बाद वीडियो को ख़त्म करेंगे और बताएंगे, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा आहूत गोलमेज सम्मेलनों की श्रृंखला में महात्मा गांधी ने किस में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने भाग लिया था एक बार, तो किस सम्मेलन में भाग लिया था, प्रथम गोलमेज, द्वितीय गोलमेज, तृतीय गोलमेज या किसी सम्मेलन में नहीं। उत्तर दीजिएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। चलिए, बहुत ही अच्छा। अब यहाँ पर इसके पीछे भी एक कहानी देखिए, जितने भी हिस्टोरिकल क्वेश्चन होते हैं सभी के पीछे कहानी होती है। तो गांधी और इरविन होते हैं, उनके बीच में क्या होता है कि समझौता होता है 1931 के तहत, ठीक है। 1931 के तहत जो है अनशन वनशन पे बैठे रहते हैं गांधी जी, तो उस समय गांधी और इरविन का समझौता होता है। गांधी इरविन, जो भी हिस्ट्री वाले लोग हैं वो ये बात समझ रहे होंगे, गांधी इरविन का सब समझौता होता है। उसके तहत क्या होता है कि गांधी जी, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, उसमें ये भाग लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कब होता है ये, 1931 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, ठीक है ना। और इसमें जो चर्चिल थे, चर्चिल जो है, चर्चिल गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहकर बुलाते हैं इस सम्मेलन में। चर्चिल, ठीक है, ये भी कभी पूछ सकता है। चर्चिल जो थे गांधी जी को क्या कह के बुलाए थे, वो देशद्रोही फकीर, देशद्रोही फकीर, ठीक है, कहकर उन्होंने संबोधित किया था। ये भी याद रखिए, कभी हो सकता है पूछ भी ले। और एक क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेते हैं। तीनों गोलमेज में भाग लिया था उन्होंने। आंसर दीजिएगा, उत्तर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल के लिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जो है सम्मिलित होते हैं, जो कि सन 1931 में जो है पूरा होता है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न। आज हम लोग लगा रहे थे 2009 टीजीटी सिविक्स का पेपर, ठीक है, जो कि आज समाप्त हो गया, ये पूरा हो गया। अब अगला वीडियो जो है दूसरा जो भी पेपर होगा उससे संबंधित होगा। तो आप लोगों ने कितने सही किए हैं, कितने गलत, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हो सके तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। और इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किस चीज़ की, सब्सक्राइबर की, ठीक है। इसलिए सभी से निवेदन है कि सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ाइए। और साथ ही साथ सभी को मैं ये कहना चाहूँगा थोड़ा सा सहयोग दीजिएगा, कुछ दिन जो मतलब हफ्ते भर या 10 दिन जो भी लगे, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है। फ़िलहाल मैं आपको ऐसे ही वीडियो देता रहूँगा, और जैसे ही नेटवर्क में आऊँगा तो मैं फिर से आपके समक्ष लाइव प्रस्तुत हो जाऊँगा, ठीक है। तो सभी को यहाँ पर जुड़ने के लिए वीडियो से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद।